तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार पॉडकास्ट में। एंड आज जैसा कि आप देख रहे हैं त्रिशला मैम इज बैक। भरपूर आपकी डिमांड पे, आपके प्यार पे हमें ये इनको दोबारा बुलाना ही पड़ा। आज एक और स्पेशल गेस्ट हमारे साथ है, उनकी बेटी यशी। ये भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस है, पर इनकी प्रैक्टिसेस इनकी मॉम से थोड़ी अलग है, ताकि घर में कंपटीशन ना हो जाए। ऐसा था क्या मैम? जय श्री कृष्ण। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। एक्चुअली देखिए क्या होता है कि ईश्वर सबको एक एक काम हाथ में पकड़ा देते हैं। अगर सबके पास एक ही चीज़ आ जाएगी तो फिर उसका अच्छे से वितरण नहीं हो पाता। और बहुत कुछ है, ये जो हमारी दुनिया है, हमारा जो ये ज्ञान है, हमारा जो ये अध्ययन करने का तरीका है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। हम लोगों ने तो जो किया वो हमने अपने पूर्वजों को देख के किया, और जिस वक्त हमने ये सारी चीज़ें चालू करी उस समय कुंडली, वास्तु, इन्हीं सब चीज़ों की बहुत डिमांड थी, तो हमने इन्हीं के ऊपर ज़्यादा काम किया। अब मॉडर्न जनरेशन आ रही है, बच्चों के अंदर चेंजेस आते जा रहे हैं। अब वो इतना पेशेंस नहीं रखते कि आप कुंडली देखें और आंसर करें, उनको इंस्टेंट चीज़ चाहिए। तो उसी को लेके मैंने इसको बोला कि आप करो, ऐसा कुछ करो जो आपकी जनरेशन को आप दे पाओ। तो मैम आपने किस चीज में इनको ट्रेन किया है? मैंने नहीं किया। अच्छा, आपने नहीं किया। तो आपकी एक्सपर्टीज क्या है अगर मैं पूछूं आपसे, और मतलब किस चीज में आप बताते हो लोगों को? हाँ जी, पहले तो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मेरी जो मेन पकड़ है, जो मेरा जिस पे है, वो सबसे पहले है टैरो। टैरो के बाद में वास्तु और न्यूमरोलॉजी। मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी पता है, मुझे एस्ट्रोलॉजी भी थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके बारे में, लेकिन मेरी पकड़ यूजुअली टैरो में ज़्यादा रहती है, और मैं टैरो को ही ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। क्योंकि लोग सोचते हैं कि टैरो वो सारी चीज़ें नहीं बता सकता जो एस्ट्रोलॉजी बता देती है। डेफिनेटली अगर टैरो एस्ट्रोलॉजी 100% बता रही है तो टैरो 90% बताता है, लेकिन टैरो भी बहुत सारी चीज़ों को बता सकता है। बट टैरो में ऐसा है कि मेन चीज रीडर पे डिपेंड करती है, उसके मूड पे डिपेंड करती है, वो क्या परसीव कर रहा है। और जहाँ एस्ट्रो है वो कुंडली में जो है वो मेजरली है ही है। तो ये तो ऐसा हमारे साथ भी डिपेंड करता है ना। हम अब सपोज करिए, अगर मैं लो हूँ या मेरी एनर्जीज बिल्कुल मेरे साथ काम नहीं कर रही है, या मैं इमोशनली बहुत वीक हो रही हूँ, या मेरी किसी से लड़ाई हो गई, तो मैं किसी की रीडिंग अच्छी से कर ही नहीं पाऊंगी। एनर्जीज तो हर जगह काम करती हैं, चाहे वो कुंडली हो, चाहे वो वास्तु हो। जब तक हम फिट नहीं होंगे तब तक हम किसी का इलाज कैसे कर पाएंगे? अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कैसे किसी को देख लूँगी और उसके लिए कुछ अच्छा कर दूँगी? मेरा पूरा तो ध्यान अपने ऊपर ही केंद्रित रहेगा। अगर सपोज करिए मैं अपनी लाइफ के अंदर डिस्टर्ब्ड हूँ, मुझे 4 कॉल आ रहे हैं अपने घर से, लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे हैं या मेरे को नेगेटिव सुना रहे हैं, तो मैं किसी को पॉजिटिविटी कितना दे पाऊंगी? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं उससे खुद भी तो सफ़र्ड हो रही हूँ, या मुझे उससे लड़ने की ताकत क्या है वो पता होनी चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी भी नेचुरली एनर्जीज पे ही काम करता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर बिना अपने पूरे मूड के या अपनी पूरी एनर्जीज के साथ कुछ नहीं बता सकता। और ज्योतिष जो होता है, ज्योतिष केवल एक कुंडली की एनालाइज करना नहीं है, उसकी कैलकुलेशन नहीं है। ज्योतिष है ईश्वर द्वारा दी गई ऐसी ज्योत जिसके द्वारा आप किसी के भी बारे में, उसके पीछे से यानी कि उसके भूत से, वर्तमान से और भविष्य से ऐसी चीजें निकाल के ले आए जिससे उसका जीवन और सरल और सफल हो जाए। बट मैम एक्यूरेसी में तो आप ये मानते होगे कि एस्ट्रोलॉजी ज्यादा एक्यूरेट है एज कंपेयर टू टैरो? डू यू फील दिस? देखिए, मैं आपको इसके अंदर भेद बता देती हूँ। जो हमारी कुंडली होती है, कुंडली के अंदर से तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं। आप अगर मुझे ये कहेंगे कि आप ये बता दीजिए मेरे शरीर के अंदर कितनी हड्डी है और उस हड्डी में किसका साइज कितना है और कितना नहीं है, तो मैं तो आपके एस्ट्रोलॉजी से वो भी निकाल दूंगी, कुंडली से। अच्छा जी, ऐसा भी है? बिल्कुल है। मैम आप जब भी आते हो आप हमारे होश उड़ा देते हो। एक लाइन ऐसी बोल ही देता हूँ कि हम सोचते हैं ऐसा भी पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। तो एस्ट्रोलॉजी तो बहुत बड़ा सागर है, उसी में से एक समझ लीजिए घड़ा भर के रख दिया है हमने, जिसे हम एक, आप संज्ञा दे लीजिए, आप एक उसी का पार्ट कह लीजिए जो कि टैरोट है। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो दोनों की ही बराबर आती है। कई बार हम दोनों के केसेस में ऐसा हुआ है
कि कोई एक व्यक्ति है, उसको मैंने कंसल्ट किया और उसके बाद में वो इंस्टेंट ही इसके पास पहुंच गया और हम दोनों को बात करने का मौका भी नहीं मिला। तो उसने हमें यही बात बोली कि यही माँ ने बोला था, यही यशी आपने बोल दिया, कैसे? ठीक है। और दोनों ही पद्धति, दोनों नहीं बल्कि इवन मैंने आपको ज्योतिष की इतनी सारी पद्धति बताई, आज और भी बहुत सारी बताने वाली हूँ। तो ज्योतिष में जितनी भी पद्धतियाँ होती हैं उन सब का एक ही वो होता है, बेस जो है वो है एनर्जी। एनर्जी आपकी, आपके इष्ट के साथ, आपके आराध्य के साथ। जब मैंने एस्ट्रोलॉजी को जानना और समझना चालू किया था, मैंने किताबों को पढ़ने से ज़्यादा अपने आप को अपने ठाकुर जी के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट किया था, ताकि मैं जब भी कोई प्रेडिक्शन करूं तो वो मुझे आकर ज़रूर चीज़ें बता दें। आपके यहाँ से जब मेरा पॉडकास्ट हुआ, बहुत लोग आए मेरे यहाँ पे मिलने के लिए भी आए, फ़ोन पे भी बात करने आए। आप उनके रिव्यूज़ देखिएगा, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया अपने बारे में, मैंने कुंडली भी नहीं खोली उनकी, और ठाकुर जी ने एक ऐसी चीज़ निकाल कर दे दी जो अद्भुत थी। अब वैसे हालांकि थोड़ा अजीब हो जाएगा आपके यहाँ पर इस बारे में बात करना, लेकिन फिर भी जब बात आ ही रही है एक्यूरेसी पे तो मैं बता देती हूँ। आपके बाद मैंने एक पॉडकास्ट किया किसी के साथ, वो मेरे साथ बैठे थे तो उनसे मेरा डिस्कशन हुआ, तो मैंने उनको बताया कि आपकी मम्मा के मौसी, उनका आपके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है और उनका नाम अ से चालू होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे पता नहीं, मैं मम्मी से पूछूंगा। अभी मेरा उनका सेकंड पॉडकास्ट हुआ है दोबारा से, और उन्होंने मुझे बताया वो अंजू नाम था उनका। कोई तो मैं आपको कान में आके बता तो रहा है कोई चीज है। हाँ बिल्कुल, कुछ मेरे तो ठाकुर कला जी है, बता कुछ तो कला मेरे है ठाकुर जी बता रहे, बिल्कुल बता रहे। मैं तो अपनी हर चीज का श्रेय मैं उनको देती हूँ। मेरे पास तो साक्षात मेरे गोविंद खड़े हैं, मैं तो बोल रही हूँ। अभी आपने जो बोला, आपके यहाँ से भी बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि मैम का टाइम नहीं मिल पा रहा, मैम की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। तो मैं सबको यही कहती हूँ, भाई पेशेंस रख लो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी जब तक मेरे ठाकुर जी नहीं आएंगे मेरे साथ। मैं आपको कितना भी बता लूँ, मैं खुद ही सेटिस्फाइड नहीं होंगी कि मैंने 100% बता दिया। उनका आना बहुत ज़रूरी है, जब तक वो नहीं है तब तक मैं कुछ नहीं बता सकती, ठप्पा नहीं लगा सकती किसी चीज़ पे। और अगर उन्होंने बोल दी कोई चीज़ कि हाँ ऐसा है, फिर तो आप मुझसे उस चीज़ को लेके चाहे स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने को तैयार हूँ कि ये चीज़ तो होगी ही होगी, इसे कोई नहीं बदल पाएगा। तो नेचुरली वो तो कान में क्या, वो तो साक्षात्कार आके बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं। मैम नहीं, आपके पास इतने लोगों का आना, आपको अप्रोच करना, ये दिखाता है कि आप एक्यूरेट हैं, अपने काम में बहुत प्रिसाइजली बताती हैं। ये तो है। अच्छा मैम, मैं अभी जानना चाहता हूँ, यहाँ पे ना पहली बार हमारे स्टूडियो में इतने सारे कार्ड्स रखे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ यशी से कि ये जो नीचे क्लॉथ है ये क्या है, और इसके बाद मैं जानना चाहता हूँ स्पिरिट कार्ड्स के बारे में, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है स्पिरिट कार्ड्स के बारे में जानकर। जी। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे एस्ट्रोलॉजी में जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आप अपनी चीज़ को बिल्कुल शुद्ध करके, साफ करके फिर बैठते हैं। तो टैरो भी यही चीज़ करता है। और आपने जैसे कि पीछे पूछा कि एक्यूरेसी की बात है, तो देखिए जितनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी, मैं ये मानती हूँ। दूसरी चीज़, जैसे इनके साथ ठाकुर जी का आशीर्वाद है, मेरे साथ भी ठाकुर जी का आशीर्वाद है। तो ठाकुर जी ने मेरे को एक बहुत अच्छी शिक्षा दी है, एक बहुत अच्छा ये दिया है कि मुझे ना किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती मेरे टैरो में। बस आपके पास मेरे पास कार्ड्स आए हाथ में और मैंने जवाब दे दिया, ये वाला रहता अच्छा, है। तो आप कुछ पूछते ही नहीं हो पहले? कुछ भी नहीं पूछती मैं मतलब बस ये है कि आप अगर मेरे से फ़ोन पे भी बात करें, आप मेरे सामने भी हैं, तो बस कार्ड्स खोले और आप से कुछ भी नहीं आपको बताना शुरू किया, और आप थोड़ी देर बाद ये बोलेंगे कि आपने जो जो बताया था ना वो एक्चुअली हमारे साथ बीता है। तो ये पावर है। तो हमारी जो सबसे मेन चीज़ होती है ना, वो हमारा क्लॉथ होता है। हम कहीं पे भी ऐसे ही स्टार्टअप नहीं कर सकते हैं। हम अपना क्लॉथ को पूरा एनर्जाइज करते हैं अपने तरीके से, अपने मंत्रों से, अपनी पावर से। उसके बाद क्या नाम है, हम लोग ठाकुर जी के आगे भी इसे रखते हैं। एक मूनलाइट में भी रखा जाता है, जो पूर्णिमा का दिन होता है ना, उसमें हमें इन्हें रखना पड़ता है, क्लॉथ को, टैरोस को एनर्जाइज करने के लिए। कैंडल के आगे भी रखना पड़ता है, और बहुत सारे और प्रोसेस रहते हैं जिससे ये एनर्जाइज होता है। तो उसके बाद ही हम शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे बेसिक होता है क्लॉथ का। उसके बाद जो आप पूछे कि स्पिरिट कार्ड्स, तो स्पिरिट कार्ड्स एक बहुत पावरफुल कार्ड्स हैं। मतलब हर किसी के बस की नहीं है कि वो स्पिरिट कार्ड्स की रीडिंग कर दे, क्योंकि ये जो कनेक्शन है ये डायरेक्ट आपका कनेक्शन होता है पितरों से, भूतों से, प्रेतों से, चुड़ैलों से, इन सब से। ये कार्ड्स आपको एक तरीके से मैसेज देते हैं। अब जैसे पितृपक्ष चलता है
तो उसमें हम लोग पितरों से जो अपना एक मैसेज लेते हैं, तो हमारे स्पिरिट्स कार्ड हमारी हेल्प करते हैं कि हमारे पितरों से हमारे प्रोफेशन के लिए, हमारे करियर के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। वो नाराज़ तो नहीं है, वो हमारे घर में वास करना चाहते हैं, या हमसे उनके कुछ चीज़ों को लेकर त्रुटि हो गई है, कोई गलती तो नहीं है। मैसेज फ्रॉम हमारा जो भी हमारे पितृ गए हैं, उनसे जो भी हमको मैसेज लेना है वो हमें इन कार्ड्स के थ्रू पता लगता है। या फिर किसी का कोई जल्दी चला जाता है तो कुछ अनसेड थिंग्स रह गई हैं, वो उसमें भी क्या ये काम आते कारण, हैं। जी बिल्कुल, क्या कारण था, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, उनकी क्या चीज़ अधूरी रह गई है जो वो ये चाहते हैं कि अब आप पूरी कर दीजिए, या फिर क्या सिचुएशन थी, सारी चीज़ों का एक तरीके से मैसेज हमें मिलता है इन कार्ड्स के थ्रू। आप थोड़ा बता सकते हैं एग्जांपल के थ्रू, आपके पास कोई आए हो किसी से बात करने के लिए इन कार्ड्स के थ्रू, और फिर जी। कैसा रहा था वो? ये 2-2.5 साल पुरानी बात है। एक जने आए थे, उनको इस स्पिरिट कार्ड के बारे में नहीं पता था। उनने बस नॉर्मली आए और उनने कहा कि आप मेरी रीडिंग कीजिए, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे बारे में सारी चीज़ें मुझे बताइए। तो मैंने उन्हें डिफरेंट डेक्स से करना शुरू किया कि मैंने पहले नॉर्मल डेक से किया, फिर हमारे उस पर बहुत सारी डेक्स होती हैं, तो अलग अलग तरीक़ों की डेक से मैंने उनके क्वेश्चन आंसर्स दिए। तो उनने ये देखा, उसमें ये बस डेक रखी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैम मुझे इस भी डेक से चाहिए। मैंने कहा आप श्योर हैं कि आप इससे करा पाएंगे? तो वो बोले हाँ मैम, ऐसा क्या है इसमें जो मैं नहीं करा पाऊँगी? तो मैंने कहा कि ये जो है ना, ये डायरेक्ट आपके स्पिरिट्स या आपके घर में कोई चला गया है, उनसे कनेक्शन आपको मैसेज देता है। तो बोली जी मैम, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। और ऑब्वियसली वो हमारे दरबार में आए थे, हमारे सारथी धाम में आए थे, तो बिल्कुल ही प्रोटेक्टेड ही हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो वो लोग वो बैठी हुई थी, मैंने स्टार्ट किया। तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि मेरी हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि मुझे हेल्थ बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है अभी, और वो इतने भी कोई खास बड़े नहीं थे, वो 20 से 25 ईयर्स के बीच के थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे हेल्थ इतना क्यों इशू दे रही है, जबकि मैं तो बहुत तरीके से रहती हूँ, कुछ ऐसा बाहर का खाती पीती भी नहीं हूँ, फिर क्या कारण है? तो हमने जब उनकी ये रीडिंग करी, जब मैंने देखा, तो मैंने ये देखा कि उनके जो पूर्वज हैं, उनको मतलब वो उनके घर में अभी भी वास कर रहे हैं और वो परेशान हो रहे हैं। उनने उनकी जो क्रिया है ना, वो ढंग से नहीं कराई थी, और इसी वजह से वो उनको इफ़ेक्ट कर रहे हैं हेल्थ के थ्रू। अच्छा। वो उनको एक तरीके से हेल्थ इशू से मैसेज दे रहे हैं कि मुझे भी दिक्कत हो रही है, मैं भी यहाँ पे उस परेशानी में हूँ, तुम मेरी चीज़ को महसूस करो और मुझे इस चीज़ से हटाओ। एक तरीके से सिंपल वे में बोलूं तो ये एक मैसेज है कि ये एक पितृ दोष है आपके यहाँ। तो फिर आपने उन्हें रेमेडी भी बताई, हर ये चीज़ कैसे जी, हटेगी? हमने वो उन्हें रेमेडी भी बताई, हमने सारी चीज़ें बताई, उन्हें किया। और फिर उसके बाद विदिन 6 मंथ्स वो वापस आए और वो ये बोले कि अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे इतनी मेजर इश्यूज थे कि मेरा ऑपरेशन होने वाला था, और अचानक से वो सारी ही चीज़ें ठीक हो गई, मेरे को ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो गया। मतलब मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस आपका वो उपाय किया और आपकी वजह से हो गया। और वो आज यशी की स्टूडेंट रही हैं, और आज वो खुद बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर है। वाह, अरे वाह, करने के साथ साथ सिखा भी रहे हैं आप, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। पहले रिजल्ट दिखाओ, पैसे लो, फिर उनको फिर सिखाओ और पैसे लो, फिर नहीं लेंगे पैसे तो फिर कर्मास तो नहीं कटेंगे ना। हाँ, फिर कैसे कर्मास कटेंगे? आप या तो फिर हमारे यहाँ रहिए। देखिए पहले समय में क्या होता था, पैसों का लेन देन नहीं होता था। तब क्या होता था कि गुरुओं की सेवा होती थी, तो जो भी गुरुओं से कुछ ग्रहण करते थे वो उनके यहाँ जाते थे, वहीं रहते थे, उनके आश्रम का काम करते थे, कार्यभार उठाते थे, उनके लिए सब्जी लाते थे, जंगल से उनके लिए लकड़ियाँ लाते थे, पकाते थे, उन्हें खिलाते थे, सेवा करते थे अपने गुरुओं की, तो वो भार उतर जाता था। आजकल किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें कर पाएँ। और एक सबसे बड़ी चीज़ जो होती है इसके अंदर मैं आपको बताऊंगी, जब मैंने आपको बताया था मैं अपनी 10 पीढ़ियों से यही काम कर रही हूँ, ये मेरी 11th जनरेशन है, एंड आई विश कि ये हमारी 100 जनरेशन तक चले। तो जब मैंने ऐसा सोचा कि मुझे यशी को क्या करवाना है और इसको क्या पढ़ाना है आगे, तो मैंने ठाकुर जी को, जैसे हमारे यहाँ एक परंपरा है, तो एक परंपरा के अनुसार ठाकुर जी को अर्जी लगी, तो ठाकुर जी ने दिखाया कि कुछ नहीं, मेरी सेवा में आना है। और वो यशी उस समय 10 साल की थी जब ये अर्जी लगी थी, मेरी 10 साल की थी। और मैंने जब अपने अंदर ये चीज़ सोचा तो मैंने कहा यशी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये ना बहुत शांत बच्चा जैसे होते हैं वैसा, और बहुत डरपोक
बच्चा कि जिसने एक हॉरर मूवी देख ली तो अब रात भर नींद नहीं आएगी, मम्मी को पकड़ के बैठे रहना कि मम्मी सोना नहीं, मम्मी सोना नहीं, उस तरह का बच्चा मेरा। तो मेरे को ये लगता था इस काम में तो बहुत बोल्ड होना पड़ता है, आपको हर तरह की चीज़ों से फाइट करना पड़ता है। खैर इसके सामने चीज़ें रखी मैंने, धीरे 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 मैंने इसको योगा के अंदर डाला, योगा सिखाना चालू किया। ये 11 साल की थी जब इसने जल नीति करना चालू कर दिया था, मतलब ये उस स्टेज तक पहुंच गई थी। जल नीति मतलब एक नाक से पानी डाला जाता है और दूसरे से निकाला जाता है। अच्छा, ठीक है, तो इसने जब वो चीज़ें इतनी जल्दी सीखनी चालू कर दी तो मुझे लगा कि नहीं, मैं गलत हूँ, बच्चे में एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठाकुर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो अपने को इसको उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बाय चांस की बात है कि हम लोग वृंदावन जा रहे थे, हमारा एक प्रोग्राम बना वृंदावन जाने का, तो मैंने यशी को बोला कि आप जब वहाँ पर जाएंगे वृंदावन तो आप ठाकुर जी से पूछिएगा कि आप ठाकुर जी बताइए मैं क्या करूं और मुझे क्या करना चाहिए। आगे की स्टोरी यशी बताइए, क्योंकि आप भी इतनी ज़्यादा अच्छी बता पाते। एक्चुअली पहले जब ये टाइम था तब मैं इन चीज़ों में मानती भी थी और नहीं भी, कन्फ्यूजन था, क्योंकि घर में तो हमारा हमेशा से यही माहौल रहा है, सब जने हमारे घर में यही करते हैं, तो माहौल तो यही था। लेकिन होता है ना कि एक टीनेजर वाली एज में आप आ रहे हो, बच्चे हो, तो इतना विश्वास भी नहीं होता, तो ये रहता था कि ठीक है होता होगा कुछ। मामा फॉरेन चला गया था तो इनको फॉरेन जाना था, और फिर पढ़ाई भी उस तरीके से IGCSE बोर्ड में करी है, तो फिर हमेशा ये रहता था कि फॉरेन जाएंगे, फोटोग्राफी करेंगे, ये सब करेंगे, तो वो सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन बहुत बार पहले भी इनका तो वृंदावन जाना रहता ही था, तो मैं हर बार कोई ना कोई बहाना बना के रुक जाती थी कि मेरे को नहीं जाना। लेकिन उस समय जब मैंने टैरो शुरू किया तो उसके बाद मेरे को मन में ही एक एनर्जी सी आई, एक पावर आई कि मैं जाऊंगी, एक बार तो मैं जाना चाहती हूँ। और जैसे कि वृंदावन में बांके बिहारी जी का मंदिर सबसे फेमस है, तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाते ही जैसे मैं अपने टैरो भी लेके गई इसी नाम से कि भाई मैं वहाँ एनर्जाइज करा के लाऊंगी। तो जैसे ही हम लोग अंदर घुसे मंदिर के अंदर, उनको क्या है, उनका पट बार बार बंद होता है खुलता है, बंद होता है खुलता है, इट्स नॉट ऑलवेज कि वो खुला ही रहता है। तो जैसे ही उस टाइम जब मैं एंट्री ली थी तब वो बंद था, जैसे ही वो खुला मैंने उनकी आंखों में देखा, एक तरीके से उस टाइम के बाद से मुझे उनसे प्यार हो गया। मैं अभी भी अगर मुझे कोई कहेगा रात के 12 बजे कि वहाँ जाना है तो मैं ऑलवेज रेडी हूँ कि मैं वहाँ जाऊँगी। तो मैं वहाँ गई, धीरे धीरे मैं पास आती रही। वहाँ का ऑरा इतना पॉजिटिव, इतना क्लियर, इतनी ज़्यादा एनर्जी थी वहाँ पे कि मेरे को लगता है कोई नेगेटिव भी वहाँ जाएगा तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे दर्शन किए और मैंने एक बार दर्शन किया, इतना ज़्यादा मेरा ऑरा पॉजिटिव हो गया था कि मैं सबको ये बोली आप जाओ, मैं तो यहीं बैठ रही हूँ, मैं तो यहीं करूँगी। उसके बाद हम लोग बाहर निकले और मैंने हमारे घर में तो ठाकुर जी हैं, लड्डू गोपाल सब हैं, लेकिन बाहर निकलते ही मैंने ये डिसाइड किया कि कुछ भी हो मैं अपने खुद के ठाकुर जी लेके जाऊंगी, छोटे लड्डू गोपाल जिनकी अब मैं सेवा करूंगी और मैं उन्हें अपने टैरो में अपने साथ भाई के स्वरूप में बिठाऊंगी। वहाँ मैंने उन्हें लिया, मैंने उन्हें वापस मंदिर में गई, मैंने उन्हें कहा पंडित जी को कि आप एक बार इन्हें बांके बिहारी जी मंदिर में उनके पास ले जाइए और एक बार इनका आशीर्वाद दिला दीजिए। उनने दिलाया, उनने वो माला दी और उनने ना साथ में एक वो पेटल दिया था, पुष्प दिया था, वो अभी भी मेरे टैरो के बॉक्स में रखा हुआ है। तब का मैं उसको कभी भी किसी को भी छूने की वो नहीं देती। और वहाँ से मैं जब यहाँ आई अपने घर पे, उसके बाद मैंने एक तो हमारी फैमिली के लोग आए, उन्होंने कहा कि आप रीडिंग कीजिए, हम भी देखना चाहते हैं। उससे पहले मेरे अंदर ना एक डर रहता था कि मैं रीडिंग करूँगी, कैसी रहेगी, क्या पता गलत हो जाए, क्या सोचे सामने वाला मेरे बारे में। मैंने उस समय एक ऐसी एनर्जी आई, मैंने कहा हटाओ मैं तो रीडिंग करूँगी। मैंने उनकी रीडिंग की, कुछ भी उनसे नहीं पूछा, मैंने बस उन्हें कहा कि ये आपकी सिचुएशन है, ये रेमेडीज़ हैं, और वो रेमेडीज़ मैंने कहीं से नहीं पढ़ी, अपने आप वो एनर्जी जनरेट हुई है। तो एक तरीके से मुझे जिसने शिक्षा दी है, जिनने मुझे सिखाया है, वो मैं ये मानती हूँ कि वो ठाकुर जी हैं। क्या बात। उन्हीं का सबसे बड़ा हाथ है मेरे अंदर कि भाई वही आज भी अगर मैं किसी की रीडिंग करने बैठ जाऊँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी पास्ट लाइफ, पिछला जन्म, आज का जन्म, आगे का जन्म सब कुछ बता सकती हूँ मेरे कार्ड्स के थ्रू। क्या बात कर रहे हो, वाह। और जो रेमेडीज होती है, यूजुअली ऐसा होता है ना, जैसे एस्ट्रो में भी कोई लाल किताब में रेमेडीज होती हैं, किसी ग्रह की कोई रेमेडी होती है, तो आपको रेमेडी पढ़नी ही नहीं पड़ी कभी तक? आपने पढ़ी नहीं है? नहीं, कभी नहीं। वो आपको अंदर से ही आता है कि आपको ये कर देना चाहिए? मैंने भी आज तक कभी नहीं पढ़ी।
मुझे भी, मैं जब अपने वीडियोस बनाती हूँ, मैं अपने बोलती हूँ अपने उस पे यूट्यूब पे कि जब मैं रोज़ाना वीडियोस नहीं बनाती, मतलब मुझे अब लगता है मुझे बहुत दिन हो गए मैंने वीडियोस बनाए नहीं, लेकिन जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो मेरे हाथ में कोई स्क्रिप्ट नहीं होती। आप लोगों के साथ तो अभी ये दूसरा शूट है, आपको पता है, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कुछ नहीं है। जब मैं वीडियोस बनाती हूँ तो ठाकुर जी बस सामने होते हैं मेरे, और वो जो इंडिकेट करते हैं वो मैं बोलती जाती हूँ। एंड आई एम ब्लेस्ड कि वही सेम चीज़ उन्होंने इसके साथ भी कहीं ना कहीं अपनी कनेक्ट कर दी है। वाओ, लवली। थोड़े और कार्ड्स के बारे में जानते हैं, क्या क्या आप लेकर आए हो? आपने जो स्पिरिट कार्ड बोला, इसके अंदर हम एस्ट्रोलॉजिकली, आपको अगर इस चीज़ को बोले, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ऐसी रीडिंग होती है जिसे हम ऑटो राइटिंग कहते हैं। अच्छा, वो एस्ट्रोलॉजी में आती है? वो एस्ट्रोलॉजी में क्या आती होता है है। उसमें? ऑटो राइटिंग जो होती है वो एक तरीके से, देखिए आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी जिसके थ्रू हम आत्माओं को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारे बहुत देसी अगर स्टाइल में बताऊं मैं आपको, जो पूर्वजों के साथ कनेक्शन होता है, जिसे कि हम एक तरीके से पितरों के द्वारा बताई गई भविष्यवाणियाँ कहते हैं, ठीक है। वो जब हम करते हैं उसके लिए क्या होता है, कोई भी हम अन्न ले लेते हैं, जैसे हमने गेहूं ले लिया, एक यंत्र बनता है, उस गेहूं को वहाँ पर बिखेरा जाता है, और उसके बाद आप जैसे जैसे सवाल करते जाते हैं वहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जनरेट होती है, या आपके पितर आते हैं और वो उन गेहूं से आपके हाँ या ना का आंसर आपको देते रहते हैं। इट्स अ रीडिंग, ऐसा नहीं है वहाँ पे हाँ लिखा हुआ आ जाएगा या ना लिखा हुआ आ जाएगा, नहीं। आपने जैसे कोई सवाल किया तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जो यंत्र होता है वो एक तरीके से, ये मान लीजिए ट्राइंगल है, तो अगर आपका उत्तर यस है तो वो सारे के सारे दाने जो होंगे उसके 95% आपके राइट में चले जाएंगे। अगर आपने नो आया तो वो लेफ्ट में चले जाएंगे, और अगर आपका 50-50 आया तो वो आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये आंसर्स का तरीका है। अपने आप मूव करते हैं अपने आप गेहूं मूव के दाने? करते हैं, अपने आप मूव करते हैं। मैंने अभी आपको एक फोटो दिखाई थी, हाँ, correct। वीडियो दिखाया था, तो जिस तरीके से उसमें एनर्जी काम कर रही थी, ऐसे ही एनर्जी काम करती है, और वो अपने आप मूव करते हैं। उसके लिए हमको पहले सिद्धियां भी करनी पड़ती हैं, आहन भी करना पड़ता है, पूजाएं भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब जाकर ये आप करने के लिए कैपेबल होते हो, है ना। तो जो लोग जिनके ऊपर पितृ आते हैं, आपने सुना है पितृ आते हुए? बॉडी में आते बॉडी में आते हैं, तो उनके पास वो एनर्जी अपने आप फ्लो कर जाती है, और फिर वो हाथ भी नहीं लगाते, वो चीज़ें अपने आप चलने लगती है। ये एक पौराणिक तरीका है, जैसे बहुत सारे लोग मानेंगे कि हाँ ऐसा होता है, और बहुत सारे बोलेंगे कि ये अंधविश्वास है, ऐसा नहीं होता, वहाँ पे कुछ ना कुछ नीचे होगा जो उनको हिलाता होगा। बट अगर आप देखने जाएंगे तो वो आप कहीं भी करवा सकते हैं, अपने आप भी करवा सकते हैं। यहाँ पर भी आपने कुछ नहीं लगाया तब भी वो वहाँ पर फंक्शन Movement करेगा, होगा। उसका फंक्शन होगा। इसी तरीके से क्या होता है कि जब ऑटो राइटिंग हम करते हैं तो ऑटो राइटिंग के अंदर हम बात करते हैं स्पिरिट्स से। स्पिरिट्स को कनेक्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका होता है कि वो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर बुला ली जाए और फिर उससे उसके बारे में 1-to-1 आंसर्स किया जाए। मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया था कि मेरा एक अनुभव रहा है अपनी लाइफ का। मैं गई थी, उन्होंने पानी के अंदर मुझे रीडिंग करके बता रहे थे और वो मुझे सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए जा रहे थे। इसी तरीके से एक और तरीका होता है इसके अंदर, मटके का। मटका होता है, उस मटके के अंदर उस आत्मा को बुलाया जाता है और फिर वो मटका जिस तरीके से मूव करता है तो पता चल जाता है कि हमारा आंसर क्या होगा, ये क्या बताना चाहता है। इसी तरीके से जो ऑटो राइटिंग होती है, जो लोग ऑटो राइटिंग करते हैं उनका हाथ अपने आप चलने लग जाता है। मतलब अगर आपके पास कोई आया तो आपका पेन, आपके मतलब आपके पास पेन होगा और बैठोगे, आपका आप बैठोगे, आप एक सबकॉन्शियस स्थिति में चले जाओगे जहां पर आप हो नहीं पर आप हो, ठीक है। और आपके ऊपर एक एनर्जी हावी है जो आपसे वो लिखवा रही है जो आप उनसे पूछ रहे हो। ये बहुत हाई लेवल की ऑटो रीडिंग होती है जिसके अंदर आप कुछ भी किसी भी तरह से किसी से भी बात कर सकते हैं। तो इसमें क्या किसी और के जैसे सब फॉर एग्जांपल मेरे पितर हैं, तो अगर आप उनसे कुछ मैसेज करवाना है, बताना है कुछ उनको, तो वो आप उनको अपनी बॉडी में लेके आते हैं, कैसे होता है? फिर आप लिखते हैं? आप कह सकते हैं बॉडी में आना,
एक तरीके से होता है कि बॉडी में ही आ गए, एक तरीके से यही मान लीजिए। वैसे पितृ कभी भी किसी और के शरीर के अंदर नहीं घुसते, पितृ अपने ही परिवार के लोगों पर जाते हैं। पितरों का देखिए, भूत प्रेत जो होते हैं वो कहीं भी किसी के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, उनका कोई दायरा नहीं है कि ये मेरे घर का है तो ही मैं इनके ऊपर रहूंगा। वो अपने घर के को छोड़कर किसी के पे भी चले जाते हैं। लेकिन जो पितृ होते हैं ना, वो अपना ही रक्त मांगते हैं, अपने ही खानदान का व्यक्ति होना चाहिए, अपने ही परिवार का बच्चा होना चाहिए, चाहे दूर का हो लेकिन हो अपना, वो उसी पर जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं नहीं कह सकती कि वो बॉडी में आ जाते हैं, लेकिन हाँ, उनकी जो एनर्जी होती है, जो आपके इर्द गिर्द का ऑरा होता है, वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपकी बॉडी आपके हाथ में नहीं रहती। आप जो लिख रहे होते हो ना, जैसे अपन बच्चों को बचपन में हाथ पकड़ के लिखवाते नहीं है, सेम उसी तरीके से वो आपका हाथ पकड़ के लिखवा रहे होते हैं। अच्छा, हमारे ही पॉडकास्ट पे कोई आए थे, उन्होंने बताया था ऑटो राइटिंग के बारे में। उनके पास कोई क्लाइंट आए थे, तो वो ये मेक श्योर करने के लिए कि जो स्पिरिट आई है वो उन्हीं की क्लोज किसी की है, तो उनसे ऐसा सवाल पूछा गया कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा था, तो उन्होंने बताया ग्रेप्स, ऑटोमेटिकली वो राइट हो गया था। तो मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूँ कि आपके पास कोई आया हो और फिर वो ऐसे बातें चल रही हैं और फिर मैंने बहुत ऑटो राइटिंग की है, बहुत अनगिनत। और मेनली मैं जो करती हूँ, मेरी सबसे हाई एनर्जी होती है अमावस्या पे। अमावस्या मेरे लिए ऐसी होती है कि उस दिन तो आप मुझसे दुनिया का कहीं का भी कोई भी सवाल पूछ लीजिए, मैं आपको आंसर कर सकती हूँ बिना किसी चीज़ के। इतनी हाई एनर्जी होती है उस दिन। तो मैं अधिकतर जब भी मुझे ऐसी कोई चीज़ करनी होती है, ऑटो राइटिंग या इस तरह की, तो मैं हमेशा अमावस्या चूज़ करती हूँ, क्योंकि वो मेरी एनर्जीज़ को डिसबैलेंस नहीं कर पाते और मैं उसके बाद डाउन नहीं होती, मैं अपने आप को स्टेबल रख सकती हूँ। तो अमावस के दिन ही वो मेरे पास आए थे और उनके घर में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही थी। उनके यहाँ से बार बार ना सामान गायब हो रहा था, कह सकते हो आप चोरी हो रहा था, पर उनके यहाँ से सामान गायब हो रहा था। जैसे सपोज उन्होंने कोई चीज़ अलमारी के अंदर रखी और वहाँ से गायब हो गई। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो उन्होंने किसी से पूछा होगा, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, तो उनको किसी ने बताया कि ये आपके घर के पितृ हैं जो आपके यहाँ से चीज़ें चुरा कर ले जा रहे, क्योंकि ये आपसे नाराज़ है। तो उन्होंने कहा कि आप इनसे बात करिए, आप ऑटो राइटिंग करके हमें बताइए कि क्या है ये और क्या बोलना क्या चाहते हैं। तो जब चीज़ें निकलने पर आई, जब उन्होंने चीज़ें बताना चालू किया और वो सामने बैठे थे, तो उन्होंने अपने घर के लोगों का वो नाम लिया जो उनके घर में प्यार से पुकारा जाता है। जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, आपने ऑफिशियली मेरे से नाम पूछा, मैंने आपको बताया त्रिशला, लेकिन मेरा एक घर का नाम भी तो है जिससे मेरे घर वाले मुझे पुकारते हैं, और अचानक से आप मुझे उस नाम से पुकारेंगे तो आप कहेंगे इनको कैसे पता। एक चीज़ ये हुई। फिर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई, जैसे उन्होंने ऐसा बताया कि मैं जिस समय मेरी मृत्यु हुई थी उस समय मेरा ये वाला बेटा जो था वो घर में नहीं था, वो इस शहर में था, और मेरे मृत्यु के समय ये लोग मेरे पास में खड़े हुए थे। मैं जब गया तब उस समय मेरी वाइफ मुझसे ये बात कह रही थी। मतलब उन्होंने ऐसी चीज़ें निकाल के हमें बताई हैं जो शायद मुझे लगता है कि कोई नॉर्मल आदमी गेस भी नहीं कर सकता। फिर वो फाइनल एक ऑटो राइटिंग में तो किसी ने, जब सामने वाले को विश्वास नहीं होता तो हमें नेचुरली उनको कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं, हालांकि नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हम जितना उन चीज़ों से दूर रहें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। आत्मा को पीड़ा पहुंचती है, कंफर्मेशन ज़्यादा मत लो, ज़्यादा कंफर्मेशन उनको बहुत पीड़ा पहुंचती है जितने सवाल हम उनसे करते हैं। हम उनसे 1 to 1, क्योंकि वो क्या वायु रूप में होते हैं, और हम उनको जितनी देर टिकाते हैं ना, उनका कष्ट उतना बढ़ता चला जाता है, तो हमें उनको जल्दी रिलीज कर देना चाहिए। तो उनकी जब ऑटो राइटिंग की तो उन्होंने अपने बैंक अकाउंट का नंबर बताया, और उन्होंने ये बताया कि मेरा जो लॉकर नंबर है वो इतना है और इसकी चाबी यहाँ रखी है। तो उनको यकीन हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑटो राइटिंग में सामने निकल कर आती हैं, और जब हम किसी की भी रीडिंग करते हैं तो वो ऑफकोर्स हमें तभी करनी पड़ती है जब किसी के साथ बहुत समस्या चल रही होती है और कहीं से समाधान नहीं मिलता, तब हमें ऐसी चीज़ों का आहन करना पड़ता है और जानना पड़ता है कि कहीं कोई पास्ट में गलती तो नहीं हो गई, हमारे द्वारा कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो गई जिसकी वजह से हमारे पूर्वज हमसे रुष्ट हो गए हैं। उसका सोल्यूशन आ गया था, वो जो घर से चीज़ें गायब हो रही थी वो हाँ, जो घर से चीज़ें गायब हो रही थी उसी का मैं आपको बताती हूँ। तो उसका ये निकल के आया
कि जो उनके पूर्वज आए उन्होंने बताया कि उन्हीं के घर में कोई है उनके रिलेशन में, वो उनके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करा रहे हैं। और जो तांत्रिक है, मुझे नहीं पता आपने ये बात सुनी है या नहीं, जो तांत्रिक होते हैं ना, उनके अंदर इस लेवल की शक्तियां होती हैं कि वो कहीं भी बैठे बैठे कहीं से भी चीजें मंगवा सकते हैं और वहां पर भिजवा सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। पर ये ऐसे पॉसिबल कैसे कि बिना किसी चीज? तो इसके लिए थोड़ा सा आप रिसर्च करिएगा। आप प्लीज एक बार चंद्रा स्वामी जी के बारे में जानने की कोशिश करिएगा, तो आपको पता लगेगा कि ये चीजें कैसे होती हैं। तंत्र में उन्होंने एक टाइम पर ऐसी स्थितियां खड़ी कर दी थी कि एक ही समय पर पूरे विश्व के अंदर मूर्तियां दूध पी रही थी। वो उनकी क्रिएट करी हुई एनर्जी थी। बहुत पावरफुल थे। बहुत पावरफुल थे, बहुत पावरफुल थे। और तंत्र का उनको जो ज्ञान था ना, वो मुझे लगता है कि शायद ही कोई उनके मुकाबले चीज़ों को कर पाया। लेकिन उनके साथ भी वही था कि तंत्र कहीं ना चाहते हुए भी आपको गलत रास्तों पे लेके जाता ही जाता है। आप ना भी चाहे ना, तो आप ऐसी पावर्स के साथ कनेक्ट होने लगते हैं कि वो पावर्स आपको खींचती हैं गलत चीज़ों की तरफ, और फिर इंसान को कहीं ना कहीं अपने पतन के रास्ते खुद खोदने का मौका मिल जाता है। इसलिए ठाकुर जी की शरण में रहिए, वो सबसे अच्छा है। वो कभी कहीं पतन पे नहीं जाने देते। तो ये ऐसे ऑटो राइटिंग्स जब होती हैं तो पता चलता है वहाँ से कि क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हुई। अब उसके अंदर वो जो तांत्रिक था, वो उनके घर से चीज़ें अपने पास मंगा के उनके जो कज़न हैं उनको डिलीवर कर रहा था। हाँ, पकड़े गए फिर? हाँ, पकड़े गए। उन्होंने जब पता लगा उनको, तो उन्होंने जाकर उनसे बात की कि अब हमारे सामने तो सारी चीज़ें आई गई हैं, अब आप बताइए क्या करना है। फिर उनसे तोड़ भी पूछा गया, जो उनकी आत्मा आई थी उनसे तोड़ भी पूछा गया कि इसका तरीका क्या है कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। फिर उन्होंने उसका सॉल्यूशन भी बताया कि ऐसा ऐसा करिए, इससे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ऐसे ऑटो राइटिंग से बहुत हेल्प होती है, बहुत जगह, बहुत लोगों के साथ आप संपर्क कर सकते हैं। एक आपके हॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, उनके बेटे का बहुत कम उम्र में देहांत हो गया, वो मर गए। ठीक, अब वो जो फ्लैट था जिसमें उनका बेटा रहता था, वो जब बेटा चला गया तो उनको थोड़ा सा शॉक हुआ, तो वो अपने बेटे के उस फ्लैट में कुछ दिन के लिए रहने चले गए। एज अ फादर उनके साथ जुड़े रहने के लिए कह लीजिए, या उनके जाने के बाद वो उनको नहीं किसी तरीके से अपने आप से दूर कर पाए। जब वो वहाँ रहने गए उस फ्लैट के अंदर, तो उनको अपना बेटा अक्सर वहाँ पर खड़ा दिखाई देता था। उनको ऐसा लगता था जैसे मेरा बेटा मेरे आसपास है। उन्होंने अपने एक मित्र के थ्रू यहाँ इंडिया के अंदर इस चीज़ के ऊपर रीडिंग करवाई, और निकल के आया कि उस बच्चे को मुक्ति नहीं मिली है। आप गूगल करिएगा, आप थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह में पीछे बैक में जाइएगा, 10-12 साल पुरानी न्यूज़ में जाइएगा, आपको पता चलेगा उन्होंने हरिद्वार में आकर बहुत बड़ी क्रिया कराई थी उसकी मुक्ति के लिए। अच्छा, तो वो जो उन्होंने रीडिंग कराई थी वो ऑटो रीडिंग कराई थी? सॉर्ट ऑफ ऑटो रीडिंग। देखिए, हमारे पास ऑटो रीडिंग में भी बहुत सारी पद्धतियां हैं। एक ऑटो रीडिंग केवल वो नहीं है कि लिखने वाली, स्पिरिट से बात करने के लिए ना हमारे पास बहुत कुछ है। जैसे मैंने आपको बताया मटके का, जैसे मैंने आपको बताया ये गेहूं का, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो नींबू से रीडिंग कर लेते हैं, नींबू से बातें करवा देते हैं। नींबू से कैसे होती है? नींबू का यंत्र बनते हैं। बेसिकली ये जो सारी रीडिंग्स होती है ना, ये यंत्रों पे डिपेंड करती है। यंत्रों को इतना सिद्ध कर दिया जाता है कि वो उस एनर्जी को अपने अंदर समाहित कर पाए, झेल पाए, और फिर उस एनर्जी के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन कर सके। तो जब ये चीज़ें हुई तो निकल के आया कि ऐसा ऐसा है, और उनका काम किया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ऑटो रीडिंग के थ्रू पता चल सकती है, लेकिन इन चीज़ों का यूज़ तभी करना चाहिए। मैं आपको भी कह रही हूँ और जो भी हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जब आपको ये लगता है कि अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहा, तो ये ब्रह्मास्त्र चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि करने वाला और कराने वाला, उनके ऊपर भी इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट आता है। तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे कि हम एक स्पिरिट को आप तंग करके देखिए, अपने नेचर को जब जब भी छेड़ने का काम करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका तो आपको भुगतान करना पड़ेगा।
जैसे कि जब हम ऑटो रीडिंग करते हैं तो 2-4 दिन कहीं ना कहीं हमारी तबीयत ऊपर नीचे होती ही है। जब हम ऐसी कोई भी चीज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ तो एक चीज़ होती है जो डिस्टर्ब कर जाती है, चाहे वो फिज़िकली ही कर जाए हमें, पर करके तो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एनर्जीज जब आप छेड़ेंगे। आप एक बात बताइए, आप एक जगह आग जल रही है, जलती हुई आग के अंदर अगर आपने हाथ डाला तो थोड़ा बहुत तो हाथ जलेगा ही, चाहे आप कितनी भी जल्दी बाहर निकाल लेंगे, कुछ तो आपके ऊपर भी उसका असर आएगा। तो जब भी हम ऐसी एनर्जीज के साथ काम करते हैं, कहीं ना कहीं आप प्रकृति के विरुद्ध जा रहे हैं। तो मैम इसमें आपने किसी ऐसा भी हुआ है कि जैसे बाहरी स्पिरिट होती है कि जैसे कि नेगेटिव एनर्जी कोई और कह लो कि पितरों वाली नहीं, अपनी ही फैमिली वाली नहीं, उससे भी कभी ऐसा हुआ है कि ऑटो राइटिंग करते हुए उस एनर्जी से डील हुई है आपकी, या कभी जो सामना हुआ है? ऐसी स्पिरिट्स होती हैं ना, जैसे कि जिन्हें हम बहुत साधारण शब्दों में कहें भूत प्रेत, इनसे संपर्क करना, ये आपके बहुत जल्दी कब्जे में नहीं आती। आपके साथ संपर्क वही बहुत सरलता से स्पिरिट्स कर सकती है जो बहुत पॉजिटिव होंगी या बहुत शांत होंगी, वही आपके साथ संपर्क कर सकती है। जो बिगड़ी हुई रूहें होती हैं वो एकदम से आपके संपर्क में नहीं आती, और वो इस तरीके से इतनी आसानी से आपके सवालों के जवाब नहीं देती। तो उसके लिए तंत्र ही यूज होता है? उसके लिए फिर हमें बहुत अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कि हम उनको किसी चीज़ के अंदर डाल दें। किसी, जैसे कि सपोज करिए कि हमने उनको नारियल के अंदर डाल दिया, या हमने उनको किसी बोतल के अंदर डाल दिया। जिन्न होते हैं उनको बहुत आराम से बोतलों में बंद किया जा सकता है, प्रेत होते हैं वो बहुत आराम से बोतलों में बंद हो जाते हैं। तो उनको आपने ऐसी चीज़ों के अंदर कैद कर दिया, और फिर उसके बाद में आपने एक तरीका होता है जो यहाँ नहीं हम बता सकते। ये तंत्र का एक बहुत सरल तरीका माना है, सबसे सरल तरीका वही है तंत्र का। उसके थ्रू क्या होता है कि फिर आप उनसे बहुत आसानी से निकलवा सकते हो कि वो क्या चाहते हैं। अच्छा यशी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे लगा था कि टैरो बहुत वेस्टर्न चीज़ है, बट यहाँ मुझे योगिक पाथ और गणेशा जी के कार्ड्स दिख रहे हैं। मैंने पहली बार देखे टैरो के अंदर, तो मैं चाहता हूँ कि कृष्णा आप भी हैं जी, हाँ, और गीता कार्ड्स भी हैं। मूल कार्ड्स भी हैं, भागवत के कार्ड्स भी हैं। सच में? जी बिल्कुल। वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था। वेस्टर्न बस उनको नाम दे दिया गया है क्योंकि उसको थोड़ा एडवांस फॉर्म में कर दिया है, और जैसे कि आजकल यूथ ज़्यादा बिलीव करती है टैरो में, तो इस वजह से उनको थोड़ा वेस्टर्न नेम दे दिया गया है। बाकी सब कुछ अपने वेद पुराण और एस्ट्रोलॉजी से ही उठाया गया है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप अगर बात करें राशियों की, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, और आप बात करिए टॉरस, एरीज और ये सब की, तो ये तो सेम ही चीज़ हैं, इनमें कोई डिफरेंस तो है नहीं, बस उनको इंग्लिश नेम दे दिया है। तो यही चीज़ का है। तो जो योगा के कार्ड्स होते हैं, जो योगिक पाथ के कार्ड्स होते हैं, वो मेनली हमें ये गाइड करते हैं कि हमें कैसे अपनी इंडिविजुअल लाइफ को करना चाहिए। योगाज एक बहुत ही माइनर स्टेज है। एक्चुअली में जो योग है, जो योगाज है, जो हमारे वेदों में लिखा है, वो 8 तरीके की साइकिल्स हैं, जिसमें सबसे पहली शुरुआत हमारी सांस से होती है। और योग इतनी बड़ी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे संत होते हैं जो पानी पे चल जाते हैं, जो हवा में उड़ते हैं, जैसे कि हनुमान जी अपने, ऐसे बहुत सारे हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि एक व्यक्ति जो है वो एक तरीके से मृत अवस्था में आ गया और उसकी आत्मा भ्रमण करके वापस आके शरीर में घुस गई। एस्ट्रल ट्रैवल जिसको कहते हैं। जी, आप कह सकते हैं। कोई चीज़ रखी है, उसको आपने हवा में उड़ा दिया जस्ट बैठे बैठे। कोई संत अपनी बॉडी को उसी एज में रोक लेते हैं कि वो एज नहीं होती, वैसे उनकी एज हो जाती है। उसके अंदर भी अभी मैं आपको बताती हूँ, योगा के अंदर बहुत सारी मुद्राएं होती हैं, और ये जो हम योगा करते हैं ये आसन हैं योगा के। तो ये समझिए, ये तो एक तरीके से ABCD है, ठीक है, बिल्कुल माइनर स्टेज है ये। अगर हम योग में जाएंगे तो योग के अंदर तो इतनी ताकत है कि योग के द्वारा तो व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है, अपनी आयु को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है। लेकिन हम योग की उन चीज़ों के बारे में ना तो जानते हैं, और आदि योगी सिर्फ जो हुए हैं वो भगवान शिव हुए हैं, जिन्होंने आदि योग के ऊपर अपना पूरा, वो हमेशा देखिए ध्यान में रहते हैं, ठीक है। तो योग तो एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से आप अपनी एनर्जीज को इतना हाई कर सकते हैं, इतना हाई कि उसके थ्रू आप कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने खुद के साथ।
ठीक। योग एक ऐसी क्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने कार्मिक चीज़ों को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि बिना खाए बिना पिए भी आप जीवित रह सकते हैं, सिर्फ हवा पे। अब ये कोई मिथ्या या ये कोई फालतू की बात नहीं है, ये सत्य है। इसका एक बहुत बड़ा प्रमाण हमारे अभी एक बाबा हैं, उनके ऊपर रिसर्च की गई, वो केवल और केवल हवा पे ही जिंदा है। उनका नाम बता सकते हो तो लोग गूगल कर लेंगे। गूगल ही करना पड़ेगा मुझे नाम नहीं पता क्योंकि मैं पर्सनली नहीं मिली हूँ, लेकिन मैंने भी यही बहुत उनके बारे में पढ़ा न्यूज़ में और सब जगह। तो लेकिन ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, वो तो सामने आ गए, ऐसे बहुत सारे हैं। मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। बहुत सालों पहले की बात है, मैं जोधपुर की तरफ जा रही थी, तो बीच में एक रेगिस्तान पड़ा और उस रेगिस्तान में एक टीला सा था। तो ऐसे ही जैसे होता है ना, शौक होता है कि अरे अब हम एनसीआर में रहने वालों को जब इतने बड़े बड़े टीले दिख जाए रेत के, तो कैसा लगता है, अरे यार थोड़ी देर चलते हैं, देख के आते हैं करके। तो हम लोग उतर गए, देखने गए वहाँ पे। तो एक टीला था जिसके अंदर ऐसे कुछ हलचल सी लगी, तो हमने उसको ऐसे ऐसे थोड़ा सा हटाना स्टार्ट किया, तो उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकल के आया। अच्छा। हाँ, एक व्यक्ति बाहर निकल के आया। तो हम डर गए, ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कौन? तो हमने कहा बाबा हम तो यहाँ से गुजर रहे थे, मुसाफिर हैं, जा रहे हैं, ऐसे ऐसे काम है और उधर से आए हैं, जयपुर से, कुछ काम है तो जा रहे हैं। कौन सा सन चल रहा है? तो हमने बताया कि ये सन चल रहा है। तो उन्होंने कहा इतने वर्ष बीत गए? तो मैंने बोला कितने वर्ष बीत गए? तो उन्होंने बताया कि मुझे 110 वर्ष बीत गए यहाँ बैठे बैठे। ओ तेरी। 110 वर्ष इस मिट्टी के टीले में बैठे बैठे। तो आपने तो एक तरीके से जगा दिया उनको। मैं तो घबरा गई थी बहुत बुरी तरीके से उन्हें देख के, पर वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया, उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, उन्होंने बहुत सारा ज्ञान दिया, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों का आधार बताया जो हमारे जीवन को बहुत ऊर्जा प्रदान कर सकती हैं। इसी तरीके से आप कभी ना हिमाचल में जाइए, आप कभी एवरेस्ट पे जाइए, आप कभी कैलाश पर्वत पे जो बैठ के ध्यान लगाते हैं उनकी तरफ जाइए। बहुत सारे ऐसी जगह हैं, बहुत बहुत। मैम कोई इंटरेस्टिंग बात बता सकते हो आप, कोई अगर आप शेयर कर सकते हो, अगर उन्होंने जो बताया हो कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल हो या हमारे जो लिए? उन्होंने हमें हाँ। ज्ञान दिया, उन्होंने देखिए जो चीज़ें बताई वो सारी की सारी ऑलमोस्ट मेरी लाइफ के अंदर कनेक्टेड थी। जैसे उन्होंने ठाकुर जी का मुझे बताया कि तुम कृष्ण भक्त हो, तुम्हारे साथ ठाकुर जी का बहुत अच्छा संपर्क है, बहुत चलता है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसके साथ साथ तुम्हें आदि शक्ति का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि उस समय तक मैं सिर्फ ठाकुर जी का ही पूजन करती थी, उन्हें ही अपना आराध्य मानती थी। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें आदि शक्ति का भी पूजन करना चाहिए। और फिर उन्होंने मुझे गढ़ बताया कि तुम्हें यहाँ जाकर अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे एक तरीके से कोई बड़ा साधु या ऋषि आपको देता है, तो उन्होंने वो एक मंत्र दिया मुझे कि आप ये मंत्र वहाँ जाके करिए। तभी से मैंने माँ कामाख्या धाम पर जाकर उस मंत्र का उच्चारण करना और उसको पाठ करना चालू किया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और फिर उन्होंने ऐसा बताया कि प्रकृति जैसे अपने नियम से चलती है, ऐसा नियम कभी नहीं तोड़ना चाहिए हमको। दीन परिस्थिति कैसी भी आ जाए, आपको कभी भी अपने नियम से पीछे नहीं हटना चाहिए। और जब आप ऐसी चीज़ों के साथ में आ जाते हो, संपर्क में आ जाते हो, तो आपके अंदर किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं आना चाहिए कि मैं अब मेरे को ऐसा मिल गया तो मुझे और भी ज़्यादा मिलेगा, और भी ज़्यादा मिलेगा। आपने जो प्राप्त किया है ना, वो बस ये समझ लो आंशिक मात्र है, आपने कुछ भी नहीं पाया। आप जितना भी आगे बढ़ते जाओगे इस उसमें साधना में, आप यही समझना कि आपने कुछ भी नहीं पाया, आप अभी भी जीरो पे खड़े हो। तो आप अपने जीवन की साधनाओं को पूर्ण करने में सक्षम हो। और जिस दिन आपको ये लगना चालू हो गया कि आपने चीज़ें प्राप्त करना चालू कर दिया है, आपके पास शक्तियाँ आनी चालू हो गई, आपको इस चीज़ से ये गेन हो रहा है और आपका लालच बढ़ता जा रहा है कि अब मेरे को ये तो मिल गया, अब मुझे कुछ और प्राप्त करना है, उस दिन से ये शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं, आपका साथ छोड़ देती हैं। फिर उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी चीज़ बताई जो हमारे लाइन के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मुझे ये अंतर करना, भेद करना बताया
कि आपके पास जब कोई व्यक्ति आता है अपने बारे में पूछने या अपने जीवन का सॉल्यूशन लेने, तो आप उस चीज़ का कैसे पहले ज्ञात करें कि आपको उसका कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें कहीं आपको तो इफ़ेक्ट नहीं कर जाएंगी या उस चीज़ की वजह से आपकी एनर्जीज तो ख़त्म नहीं हो जाएंगी। क्योंकि जितने भी साधक होते हैं ना, इनके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, किसी की भी साधना ले जाते हैं। मैं नाम नहीं लूँगी, बुरा मान जाएंगे, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर एक हैं बहुत अच्छे जाने माने ज्योतिषी कह लीजिए, उनके पास कर्ण पिशाचनी है। उन्होंने सिद्ध की, कोई साधु बाबा आए हिमाचल से, वो उनके सामने बैठे और उनकी सिद्धि को ले गए। मैम लेकिन कर्ण पिशाचिनी को तो सिद्ध बंदा अगर खुद ही करेगा तभी उस पे रहेगी ना, उस पे आएगी। उनके पास थी, वो ले गए, वो उनसे ज्यादा पावरफुल थे, वो ले गए। ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। उनके पास हम ऑलरेडी अपनी होगी नहीं जब वो अगर जैसे पावरफुल नहीं, होंगे एक्चुअली उनसे क्या ज्यादा। था कि उनके आपस में थोड़ी सी किसी बात पे दोनों का तू मैं हो। अच्छा। ईगो टकरा गई। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास तो ऐसी चीज़ है कि जिसके आगे कोई टिक नहीं सकता। तो बाबा ने कहा अच्छा तुम्हारे पास ये चीज़ है, चल आजा मेरे साथ चल। वो चल दी। ओ, मतलब आप सोचो वो जो आए थे वो कितने बड़े साधक और उनके पास कितनी असीम शक्तियां होंगी कि वो किसी भी शक्ति को अपने साथ ले गए कि चलिए, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जब हम इस लाइन के अंदर होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ काम करती हैं। जैसे कि सपोज करिए हमारे जब ग्रह गोचर चेंज होते हैं, जैसे शनि चेंज हुए, राहु केतु चेंज हुए, है ना। मैं आपको अपनी लाइफ का एक बहुत रियल इंसिडेंट बताती हूँ। बात है 2014 की। उस समय एक ट्रांजिशन हो रही थी गोचर के अंदर, और उस ट्रांजिट से कहीं ना कहीं मेरी एनर्जीज जो हैं वो इफेक्ट कर रही थी। तो मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि मुझे कुछ टाइम के लिए अपनी इस चीज़ को बंद कर देना चाहिए, अदरवाइज मुझे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा कि मैं उस चीज़ से अपने आप को बचा नहीं पाऊंगी, प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। पर कई बार क्या होता है, आप ऐसी स्थितियों परिस्थितियों में फंसे हैं कि आप एक जिम्मेदारी उठा रहे हैं, लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आप उस चीज़ से भाग नहीं सकते, आपको पता है, तब भी आप उस चीज़ से पीछे नहीं हट सकते। मेरे पास एक बहुत इमरजेंसी केस आ गया जो मुझे लेना ही पड़ा, मैं चाहकर भी उसे अवॉइड नहीं कर पाई। उसके बाद ये 2014 की बात है, वो चीज़ मुझे इतना इम्पैक्ट कर गई। 2015 स्टार्ट होते ही मैं किसी कारण से, किसी काम से देहरादून गई थी और मैं लौट कर आ रही थी वापस, और रास्ते में मेरा भयंकर एक्सीडेंट हो गया। इतना भयंकर कि आप बिलीव करें, थोड़ी फनी भी लगेगा आपको सुनने में, कि जब मुझे हल्का सा होश आया ना, तो मुझे क्या लगा कि अपन तो निकल लिए बेटा, अपन तो निकल लिए। और लोग आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, अरे और निकालो कौन कौन है, देखो तो सही कितनी डेड बॉडीज है। और मुझे क्या लग रहा है, मेरी आत्मा सुन रही है ये सब, मैं तो ख़त्म। तो आप सोचिए कितना खतरनाक एक्सीडेंट होगा वो जो चीज़ थी ना, वो पता था कि अगर मैंने इस समय कुछ टाइम के लिए इन चीज़ों को नहीं रोका तो ये मुझे इफ़ेक्ट करके जाएगा। वो करके गया, वो इफ़ेक्ट कर गया। तो आपको ना ये ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन से समय कैसा काम करना चाहिए जिसकी नेगेटिविटी आपके साथ ना आए। ये जो एक भेद करने वाली क्रिया है, ये उन्होंने मुझे सिखाई। मैम कमिंग बैक टू योगा पाथ, तो इसके कार्ड्स जब हम रीड करते हैं तो इंसान को क्या पता चलता है कि क्या करना चाहिए, मतलब क्या गाइड करते हैं ये? इनके जो कार्ड्स हैं, जो योगा के कार्ड्स होते हैं, वो आपको एक तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग मेडिटेशन नहीं करते है ना, तो आपके ये कार्ड्स बेसिकली आपको बहुत डेप्थ तक जाके बताते हैं कि आपकी किस चीज़ में इशू आ रहा है। चाहे आप वो योग में ले लीजिए, चाहे आप वो योगा में ले लीजिए, बिकॉज दोनों का अलग अलग है। योगा इज़ अ माइनर स्टेज, योग इज़ मेजर स्टेज। तो माइनर स्टेज से ये शुरुआत करते हैं कार्ड्स, जो कि आपकी फॉर एग्जांपल मेडिटेशन हो गई, या फिर इसमें कुछ साइंस बने हैं योगा के, कुछ बने हैं जो आपको हम बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए अपने आप को शांति देने के लिए। या फिर से बहुत सारे लोग टेंशन्स में होते हैं, टेंशन में ही वो अगर कोई योगा या कोई योग कर लें तो उनकी वो टेंशन ही दूर हो जाएगी।
वो और टेंशन लेने की बजाय ये थोड़ी देर 5 मिनट इसमें स्पेंड कर देंगे तो उनकी वो चीज़ दूर हो जाएगी। तो हम उन्हें ये चीज़ गाइड करते हैं कि आपको एक तो कौन सी चैंटिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो इस कार्ड्स में लिखी होती है और हम उन्हें बताते हैं अपनी साइड के कि ये चैंटिंग कीजिए, प्लस आप ये वाला योग कीजिए, उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। एंड द थेरेपीज, हाँ, जैसे कि सॉल्ट थेरेपी हो गई, सोप थेरेपी हो गई, कैंडल्स की थेरेपी हो गई, जो हम लोग बनाते हैं। हम लोग अपना खुद का मैन्युफैक्चर करते हैं पर्सनल। जो ये रहता है कि जो हम सॉल्ट बनाते हैं उसमें भी हम घर की चीज़ें यूज़ करते हैं, बाहर का कुछ भी नहीं होता। वो सॉल्ट भी इवन बाहर का नहीं है, हम अपना पूरा घर का वो करते हैं और वो आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से बनाई जाती है। तो बेसिकली जो रेगुलर टैरो कार्ड्स होते हैं वो तो बताते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं तुम्हारा फ्यूचर है, आगे क्या होने वाला सॉर्ट ऑफ। ये बताते हैं क्या चीज़ तुम फेस कर रहे हो, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उसको उसकी आप रेमेडी फिर इनके थ्रू बताते हो। रेमेडीज, और आपको कौन सी चीज़ इसके अंदर इफेक्ट करेगी। जैसे सपोज करिए कि आप एक डिप्रेशन में चल रहे हैं, तो डिप्रेशन में क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया जाएगा कि आप वाटर थेरेपी करिए। अब हो सकता है कि इस कार्ड से निकल के ही ना आए कि आपको वाटर थेरेपी हेल्प करेगी, हो सकता है कार्ड से निकल के आ जाए कि आपको वाटर से ही दिक्कत हो रही है, आपको वाटर से ही दूर रहना है, वही आपको सबसे ज़्यादा इस समय दिक्कत कर रहा है। तो आपको कौन सी थेरेपी करनी, कौन से एलिमेंट्स के साथ आपको इस समय ज़्यादा से ज़्यादा अपने आपको टच करना है, आपकी बॉडी के अंदर किस चीज़ की कमी हो रही है इस वक्त जिसको आपको बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कि योग के अंदर जब हम क्रियाओं की बात करते हैं, मुद्राओं की बात करते हैं, आसन की बात करते हैं, तो जो योगी मुनि होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो लोग अपनी हर एक चीज़ पर काबू पा लेते हैं। बड़ा सुनने में आश्चर्य होगा लेकिन ये संभव है, ये सच में हुआ है, लोगों ने ऐसा किया है। हमारे पुराने ज़माने के अंदर लोग ऐसा करते थे। जैसे कि एक होती है काल मुद्रा, काल मुद्रा होती है, आपके अंगूठे को जोड़ेंगे, आपकी पहली अंगूठी को अंगुली को जोड़ेंगे, उसके बाद आपकी जो सेकंड फिंगर है इसको आप ऐसे डाउन कर देंगे, फिर आपकी रिंग फिंगर को ऐसे जोड़ लेंगे और फिर आपकी छोटी उंगलियों को आप जोड़ लेंगे। ये होती है काल मुद्रा। अब इसको आप बिल्कुल ऐसे नमस्ते मुद्रा में कर लीजिए और आप अपनी ये अनामिका जो है ना, इसको आप हटाने की कोशिश करिए। ये नहीं हटेगी, वैसे ये हम बचपन में करते थे लेकिन किसी और तरीके से करते थे, बट अभी वैसे तब भी नहीं हटती थी, अब भी नहीं हटेगी। नहीं, आपकी और कोई आपकी सारी चीजें हटनी नहीं चाहिए। इसको अब करिए। नहीं, अब नहीं हो रही। आप एकदम जब अपने आप को बिल्कुल इसको एकदम कस के वो कर लेंगे तो ये हटेगी नहीं। लेकिन जो योगी होते हैं, जो इसका नित्य नियम से प्रयास करते हैं, जो रोजाना इस मुद्रा पे काम करते हैं, वो अपनी मृत्यु से 6 महीने पहले इस चीज को ज्ञात कर लेते हैं कि ये उंगली हटना स्टार्ट हो गई, अब हमारी मृत्यु 6 या 8 महीने में आनी निश्चित है, आ सकती है। अब इसके अंदर भी कौन सी चीज हमें कहाँ इफेक्ट कर रही है, वो अलग अलग मुद्राएं हैं जो आपको बता देगा कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट आपकी मृत्यु का कारण बनने वाला है। फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप उनको ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली टाल भी सकते हो आप अपनी मृत्यु इन चीजों के देखिए, थ्रू। नियति को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकती, ठीक है, लेकिन नियति 2 तरह की होती है। एक होती है किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना कि हमने एक्सेप्ट ही कर लिया, ये चीज तो होनी है तो अब तो ये टलेगी नहीं, हम प्रयास भी नहीं कर रहे। पर क्या पता नियति में ये लिखा हो कि आप प्रयास करें और वो चीज टल जाए। हम लेकिन मृत्यु को टालना तो चैलेंज ही करना होगा ना, अगर मृत्यु लिखी है मान लो। जिनका महामृत्युंजय मंत्र से मार्कंडे जी ने नहीं टाली थी, फिर वो तो सिद्ध महापुरुष थे, फिर ये तो एक आम इंसान के लिए थोड़ा सा वो महापुरुष बने कैसे? सिद्धियां करके और तपस्या करके। तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं बन सकते, आप क्यों नहीं बन सकते महापुरुष? अब मैम ये तो एक आम इंसान के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है ना कि वो अपनी मृत्यु को टाल दे। ये हमने पहले से तय कर लिया, ये हमने प्री डिसाइड कर लिया, अपने माइंड को कमांड दे दी कि हमारे लिए सब कुछ असंभव है। क्यों असंभव है? हम क्यों नहीं कंट्रोल कर सकते? लोग कहते हैं मजबूरी आ जाती है, हमें लहसुन प्याज खाना पड़ता है। ऐसी कौन सी मजबूरी आ जाती है कि आपको लहसुन प्याज खाना ही पड़ता है? भूखे रहना पड़ेगा। करेक्ट, 9 दिन व्रत नहीं रखे जाते। सही बात है। लोग क्या केवल पानी पे जिंदा नहीं रहते? सही कह रहे आप हैं जैनी मुनियों को देखिए, बिना वस्त्र के, बिना चप्पल के, सर्दी बरसात गर्मी, क्या वो नहीं रहते? जमीन पे सोते हैं भरी ठंड में। इस समय भी जब हम स्वेटर पहन रहे होंगे, हम हीटर चला रहे होंगे, वो जमीन पर सो रहे होंगे। वो हमसे कहीं अलग थे?
नहीं, उन्होंने अपनी बॉडी को, अपने आप को योग के द्वारा, साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, मंत्रों द्वारा इतना ज्यादा मजबूत कर लिया कि अब उन पे किसी चीज का असर नहीं है। सही बात है मैम। यहाँ पर एक सांप सीढ़ी जैसा चार्ट मुझे दिख रहा है जो बहुत अटेंशन खींच रहा है। इसके बारे में ज़रा अगर आप पहले तो आप इसको पकड़ के एक बार कैमरा पे दिखा दीजिए ये क्या है और थोड़ा बताइए इसके बारे में। कैमरा को पहले पास लाइए। कैमरा पकड़ रहा है वहीं से। सांप सीढ़ी अपने खेलिए बचपन में, अच्छे नंबर्स आ जाते थे तो सीढ़ी से हम ऊपर चढ़ जाते थे और जहाँ पे सांप डस जाता था हम नीचे आ जाते थे। हर एक चीज़ मैंने कहा ना हमारे वैदिक चीज़ों से जुड़ी हुई है। जैसे कि महाभारत काल की बात करेंगे, पासों का एक गेम हुआ था जिसके थ्रू चौसर खेला गया था और जिसके बाद महाभारत की शुरुआत हुई थी, नींव रखी गई थी। वो जो पासे थे, वो पासे जो हैं उन्हें आज की डेट में हम एक विद्या के रूप में यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं रमल, और टैरोट के अंदर इसके कार्ड्स होते हैं। हमारे उसमें रमल कार्ड्स भी होते हैं, रेकी भी होती है। रेकी हीलिंग? हाँ, रेकी हीलिंग को भी हम इसी तरीके से जोड़ लेते हैं। तो ये मैम होता क्या है, ये कैसे अब काम करता है? ये काम करता है, इसकी एक रीडिंग होती है। ये तो मैं आपके लिए एक फोटो लेकर आई हूँ, ठीक है, जेरोक्स करा के। ये हमारे पास जो है वो ताम्रपत्र पे बना हुआ है ओरिजिनल, और इसकी जब रीडिंग करी जाती है तो इससे ये पता किया जाता है कि व्यक्ति के जीवन में उसका पुण्य कितना रह गया। ये कैलकुलेशन है आपकी। अब जैसे हमें किसी के जन्मपत्री के बारे में नहीं पता, हमें किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता, और हमें ये पता करना है कि ये व्यक्ति अपने पास्ट की जो चीज़ें भोग रहा है वो कब तक भोगेगा। इसके साथ जो चीज़ें इसके पास से जुड़कर आई हैं वो इसको कब तक मिलेंगी। जैसे किसी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, चलते चलते अचानक से उसका बिजनेस डाउन हो गया। क्यों हो गया? ऐसा क्या था? अभी तक तो वही काम उनको खिला रहा था, उसी काम से वो गेन कर रहे थे, अब अचानक से उनका डाउनफॉल क्यों आ गया? तो ये जो सांप सीढ़ी है यहाँ पर ये बताती है कि जहाँ जहाँ सांप आपको डसेगा, इसका मतलब आपका पुण्य यहाँ पर खत्म हो रहा है। अच्छा, आपका पुण्य यहाँ पर खत्म होता जा रहा है, और इसकी भी कैलकुलेशन होती है कि किस आयु पर जाकर आपको ये सांप डसेगा। तो मैम अगर आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इंसान की, तो जैसे उसमें तो हम नंबर रोल करते हैं तो उतने स्टेप्स चलते हैं, तो इसमें कैसा प्रोसेस रहता है अगर मैं रीडिंग कराऊं अपनी? ये भी एक तरीके से नंबर रोलिंग पे ही चलता है। ये नक्षत्रों के हिसाब से चलता है, पर ये नक्षत्र के भी हिसाब से चलता है। जैसे आप मेरे पास आ जाए, आज अष्टमी तिथि है, ठीक है, तो अष्टमी तिथि से फिर हम काउंट करना चालू करते हैं चरण। ठीक, अष्टमी तिथि है, उसमें कौन सा नक्षत्र है, कौन से नक्षत्र का कौन सा चरण है, उन सब चीज़ों की कैलकुलेशन के हिसाब से ये एक एक हाउस आगे बढ़ता जाता है और सामने वाले की रीडिंग होती जाती है। ये बहुत गहरी रीडिंग है। इसके लिए तो आपको बहुत टाइम भी चाहिए। टाइम भी चाहिए, बहुत पेशेंस भी चाहिए, बहुत एनर्जी भी चाहिए। और मैम पुण्य तो कहते हैं कि काफी जन्मों जन्मों तक चलते आते हैं, पुण्य और पाप जी। तो इसमें क्या मल्टीपल जन्म का होता है, या जो अभी जैसे कलयुग चल रहा है तो उसी का ही? अच्छा, मल्टीपल होता है। आपका किस जन्म का कौन सा पुण्य आप लेके आए वो भी इसके थ्रू पता चल सकता है। ओके। और कितना लेकर आए। एक होता है ना, एक बच्चे का जन्म हुआ और हमें ये कैलकुलेट करना है कि हमें उस बच्चे का कितना पुण्य है पिछले जन्म से लेकर आया है, वो कब तक उसको भोगना है उसको पुण्य को, तो वो भी पता चलता है। क्या बात। और ये स्पिरिट कार्ड्स और उससे कैसे कनेक्टेड है रेकी से? ये वैदिक कार्ड से ज़्यादा कनेक्शन माना जाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी जी, बिकॉज वही चीज़ आती है कि एस्ट्रोलॉजी में अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो आप नॉर्मल कार्ड्स को खोल के कनेक्ट करके बता सकते हैं कि कितना साइड पॉजिटिव है और कितना साइड नेगेटिव है। प्लस क्या होता है, हर कार्ड का अपना एक रोल होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक डेक खोल ली तो उसी में आपका सब कुछ पता चल जाएगा। उसमें मे भी हो सकता है कि आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पता चले, लेकिन अब आप कुछ लोग कहते हैं कि हमें कुंडली ही दिखवानी है, हमें कुंडली पे ही करना है, लेकिन हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये नहीं है,
तो फिर हमारे वैदिक कार्ड्स काम आते हैं। वैदिक कार्ड्स किस तरीके से काम आते हैं कि हमें वो हमारी सामने वाले की सारी एनर्जीज बताते हैं, क्योंकि कनेक्शन तो एनर्जी से कर रहे हैं ना हम लोग। इसके थ्रू एक प्रश्न कुंडली तैयार हो जाती है, जिसे हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर बेसिकली प्रश्न कुंडली कहते हैं। और हम 6 कार्ड्स ओपन करते हैं। अच्छा, जी। तो वो पुण्य पाप नाप देते हैं, आपकी एनर्जी पुण्य पाप नाप देते हैं, आपका बहुत सवालों के जवाब निकाल देते हैं। अगर टाइम भी नहीं पता और डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं पता तो ये जो हमारे जो वैदिक कार्ड्स हैं, वैदिक कार्ड्स के अंदर राशियां भी हैं, नक्षत्र भी हैं। इसके अंदर आपके एलिमेंट्स भी हैं, हाउसेस भी हैं, सब कुछ है। तो बेसिकली ये आपका एक प्रश्न चार्ट तैयार कर देता है। एक और पद्धति होती है ज्योतिष के अंदर, जिसे कहते हैं जमाकोल। जी। वो क्या होता है? जमाकोल भी यही होता है कि आपको किसी के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो समय से ज़्यादा क्लॉक से उसका ज़्यादा रिलेशन रहता है कि आपकी क्लॉक से वो सारी आपने चीज़ें किस समय पर हमसे वो सवाल पूछा है, यस, यस। वो कितने बजे आपने वो सवाल हमसे पूछा है, ठीक है, और उस हिसाब से वो आपका चार्ट तैयार होता है, उस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन होती है। तो ये जो वैदिक कार्ड्स होते हैं ये भी वैसे ही काम करते हैं जी आपके साथ। आपके मंथ का, आपके ईयर का, आपके प्रेजेंट का, आपके फ्यूचर का, ये सारे जो अपने नंबर्स हैं इन सबको ऐडअप करके इनको साथ में लेके उसके बाद जैसे आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम अपने कार्ड्स के थ्रू वो सारे नक्षत्र, वो टाइम, वो सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके उसके बाद हम इस कार्ड से आपकी A to Z सारी चीज़ें बता सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी निकल सकती है? डेट ऑफ बर्थ नहीं निकल सकती क्योंकि वो चीज़ थोड़ा डिफरेंट हो जाती है। इसमें एक चीज और भी हो जाती है, वास्तु। जी, आप इसमें बिल्कुल कार्ड्स बाकी भी वास्तु से रिलेट करते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे कार्ड्स रिलेट नहीं करते, बट वही चीज़ है ना कि एस्ट्रोलॉजी, जैसे कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारी चीज़ें जाननी हो तो फिर आप इस कार्ड से कीजिए, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एस्ट्रोलॉजी से सारी चीज़ें रिलेट करके ये कार्ड बताते हैं, बस ये कार्ड के फॉर्म में है। तो इससे आप अपना मतलब सामने वाले का वास्तु भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस कार्ड को खोला, अब मुझे कोई इशू दिख रहा है तो मैं यहाँ से इसी कार्ड से ये बता सकती हूँ कि आपके नॉर्थ में या ईस्ट में या किस डायरेक्शन में आपके प्रॉब्लम है, बिना वहां जाए, बिना किसी जगह पर जाए, बिना उस जगह की फोटो या वीडियो देखे, इस कार्ड से हम निकाल सकते हैं कि उस जगह का कौन सा डायरेक्शन जो है वो खराब है और किस वजह से उस घर का वास्तु सफर्ड हो रहा है और उस व्यक्ति को उससे क्या दिक्कतें आ रही या हैं। फिर आपने किसको ऐसा रूम दे रखा है, फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ को देना चाहिए वो रूम और आपने बच्चों को दे रखा है तो वो क्रिएट कर रहा है वास्तु की प्रॉब्लम, क्या वास्तु दोष आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहीं बैठे बैठे अपनी एनर्जी से हम सिर्फ इन कार्ड्स के थ्रू बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या वास्तु प्रॉब्लम है, क्या न्यूमरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, टैरो तो है ही इटसेल्फ, और क्या एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सारी चीज़ों को कोरिलेट करके ये एक ही कार्ड 100 in 1 वाली चीज़ है जो आपको बता देता है। एक कपल आए थे हमारे पास, उनका एक जो बच्चा था वो स्कूल जाने से पहले रोज जाना कोई ना कोई बहाना लगा देता था, आज मेरे पेट में दर्द है, आज मुझे सिर में दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब वो स्कूल नहीं जा रहा था। तो उन्होंने कहा पता नहीं क्या दिक्कत है, वो जाता नहीं और उसकी जो प्रवृत्ति है वो बहुत हिंसक होती जा रही है, जैसे छोटे भाई को हर छोटी छोटी बातों पे मारना या जानबूझ के वो खुद ऐसी चीज़ें करता था जिसका ब्लेम छोटे भाई पर आ जाए, माँ बाप उसको डांटे उसको मारे, वो ऐसी चीज़ें घर के अंदर क्रिएट कर रहा था वो बच्चा। तो उन्होंने ऐसा बोला कि हमें समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत आ रही है। कुंडली देखा, कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, और चीज़ें देखी, कोई दिक्कत नहीं निकली। तो फिर इन कार्ड से जब निकाला गया तो पता चला कि उस बच्चे के कुछ ऐसे डम्ड चीज़ें हैं, जैसे कि पुराने कपड़े, उसके पुराने शूज़, पुराने बैग्स, वो एक जगह पर स्टोर्ड हो रखे हैं। वो जगह जो है वो नेगेटिविटी दे रही है, इसलिए इस बच्चे का आचरण बिगड़ रहा है, इसकी सोच बिगड़ रही है, इसकी प्रवृत्ति चेंज हो रही है। तो वो चीज़ हम इस कार्ड से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाए। तो आपको ये पता चल गया था कि वो उस डायरेक्शन में ये डम चीजें रखी हुई हैं उसकी, सिर्फ कार्ड से? जी देखिए, एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो भी नया सुनता है उसके लिए बड़ा आश्चर्य है कि अरे ऐसा भी होता है, अरे वैसा भी होता है। अगर आप इसको बहुत सिंपल वे में ले लें तो एक तरीके से ये हमारे हथियार और औजार हैं डायग्नोज करने के लिए कि हम कितनी सरलता से और कितनी सटीकता के साथ किसी की भी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज कर सकते हैं। अब उसके लिए हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो वास्तु है या बिना वास्तु पर जाए, क्योंकि आजकल टाइम की बहुत शॉर्टेज है, हर कोई अलाउड नहीं करता अपने घर में वास्तु के लिए बुलाना।
हस्बैंड नहीं चाहते कि ऐसे आप किसी को वास्तु दिखाने बुला लीजिए, वाइफ चाहती है कि अरे नहीं एक बार मेरा घर तो मैम देख लो प्लीज़, मुझे लग रहा है दिक्कत है। अब नहीं भी जा सकते, देखना भी है, तब आपके पास क्या है? आपके पास एक जरिया है, एक साधन है जिसको यूज़ करके आप उस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। बिकॉज वास्तु को लोग ये सोचते हैं कि इस डायरेक्शन में रूम बना दिया तो ये गलत है या ये नहीं। वास्तु एक माइनर चीज़ें भी पकड़ता है, वॉलपेपर भी पकड़ता है, जो आप लगा रहे हैं पेंटिंग वो भी पकड़ता है, क्लॉक भी पकड़ता है। एक छोटे सा आपने कोई कपड़ा मतलब इसको रखना यहाँ पर है, आपने यहाँ पे रख दिया तो वो चीज़ भी पकड़ता है। तो ये कार्ड्स ना सारी चीज़ें बता सकते हैं। आपकी कोई चीज़ जो हमें नहीं, जैसे आपने कोई चीज़ रख दी अपनी कोई लैपटॉप या कुछ ऐसी जगह पे रख दिया टेबल पे और हमें नहीं पता ये बात, हम इससे ये भी बता सकते हैं कि वो कहाँ पे, किस रूम की, किस डायरेक्शन की, किस टेबल पे रखा होगा। टैरो कैन प्रिडिक्ट दिस ऑल्सो कि वो किस डायरेक्शन में है, किस तरीके से आपने रखा है, उल्टा रखा है, सीधा रखा है, कैसे रखा है, सब कुछ बता सकते हैं। कलर तक हम बता सकते हैं कि क्या है उसका। अरे बाप रे, ये तो खतरनाक चीज है यार, कुछ तगड़ी चीज है। कुछ नहीं छुप सकता है तो तो फिर क्लासेस कब से चालू करें? जब आप सीखने बोले की मैम, हमें लगता है हमें सीखने के लिए ही इसके लिए इतनी शुद्धि करानी पड़ जाएगी। भाई हम तो सिर्फ पूछ सकते हैं आपसे, हमें थोड़ा थोड़ा बता दो, सीखने वाली बात तो है ही पर हाँ, अगर जनता को किसी को सीखना है तो यशी जो है वो सिखाती भी है। और आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में जो इनकी डिटेल्स है वहाँ से इनसे कांटेक्ट कर कर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं इन चीज़ों में। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप नहीं सीख सकते? मैं आपको बहुत अच्छा स्टूडेंट बना सकती बिल्कुल मैं, हमें बस स्टूडेंट थोड़े शैतान है, हम थोड़ा बैक ध्यान कहीं बेंचर और चला है, जाता है हमारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम हमें लगता है कि हमारी जो क्यूरियोसिटी है ना, वो जो आपने चीज करी थी ना कि इन चीजों में नहीं घुसना, हम वहां ज्यादा ऐसा घुस जाएंगे और कुछ और ही हो जाएगा हमारे देखिए, साथ। क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जब हमारे पास जो बच्चे सीखने आते हैं, मैंने आपको बताया ना कि हर आपके जब कुंडली के अंदर बहुत सारे ग्रहों के परिवर्तन आते हैं तो आपको इंडिकेशंस आते हैं कि अब आपको अपनी लाइफ के साथ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे कैसे भी। तो एक टाइम पीरियड आया जब मुझे ये चीज़ ठाकुर जी इंडिकेट करने लगे कि अब आपको अपनी विद्या को आगे लोगों को देना चालू करना है, अब आपको लोगों को सिखाना चालू करना, अब आप इसे अपने तक सीमित नहीं रख सकते। तो मुझे लगा कि मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट मिले जो मेरे मन का हो, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और मैं मतलब ऐसी हूँ कि अगर 5 घंटे पढ़ना है मतलब पढ़ना है, फिर वो 5 घंटे आप उठ नहीं सकते अपनी जगह से। और इन चीज़ों को करने के लिए आपको अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमारे यहाँ जब रुद्राभिषेक होते हैं, खास करके जब हमारे शिवरात्रि, वैसे तो रोज ही रुद्राभिषेक का ये नियम होता है, लेकिन शिवरात्रि की रात्रि में 4 पहर का रुद्राभिषेक होता है जो कि शाम को 6 बजे से चालू होकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक चलता है। 4 पहर का होता है, अलग अलग चीज़ों से रुद्राभिषेक होता है पूरी रात्रि। उस पूरी रात्रि में आपकी जो पीठ है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, ये बेंड नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट बैठकर हाथ में आप पकड़ के, और आपको वहीं पर एक ही आसन पे बैठ के वो 4 पहर की पूजा 12 घंटे की करनी होती है। अच्छा, और आपको श्रृंगी को लेफ्ट हैंड से नहीं पकड़, उसको राइट से ही, सीधे हाथ से ही पकड़ के रखना है। आप ये वाला हाथ सहारा भी नहीं दे सकते, ये ऐसे ही रहना चाहिए। ये ऐसे ही रहेगा, आप इस पे सहारा भी नहीं लगा सकते अपना, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है, ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान तभी कर सकता है जब उसका दृढ़ संकल्प हो कि मुझे ये करना ही है, मेरे को ये ऐसा होना ही। अब आजकल के बच्चे कैसे हो गए हैं, अगर उनको मैंने ये कह दिया कि आप सुबह 5 बजे उठेंगे और 5 माला चैंट करेंगे, और जब तक आप माला चैंट नहीं कर लेंगे तब तक आप पानी का भी एक घुट नहीं पिएंगे, मैं पिलाऊंगी भी नहीं। तो पता चला जी 5 दिन बाद मदर को फ़ोन हो रहा, मम्मी ये तो बहुत वैसे ही, तो पता पानी भी नहीं पीने देते, राइट। तो मुझे लगा कि बच्चे कितना मुझे उस तरीके से झेल पाएंगे, क्योंकि मैं बात करती हूँ ऋषि मुनियों के समय की, जो हमने अपने पूर्वजों से सीखा, और एक बहुत चेंज आ गया समय प्रवृत्ति में। तो बच्चे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास सबसे सरल माध्यम जो था अपनी चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने का, कह लीजिए, हालांकि गलत बात है, एक्सपेरिमेंट नहीं था वो मेरा, ये देखने का कि बच्चे कितने आजकल के एक्सेप्ट कर सकते हैं चीज़ों को। तो मेरे पास सबसे सरल जो सामने चीज़ थी, या जो सामने व्यक्ति था जिस पर मैं अपना पूरा अधिकार जता पाऊँ, वो यशी थी।
कि मैंने कह दिया कि आपको एक पैर पे खड़े होकर यशी ये पूरा का पूरा स्तोत्र पढ़ना है, तभी आप दूसरा पैर धरती पर रखोगी। तो वही अकेली थी उस वक्त जो मेरी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी। और अगर मैंने इसको उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया, मैंने अगर इससे वो चीज़ें करवा दी, तो इसका मतलब मैं किसी से भी करवा सकती हूँ और कोई भी यशी जितना ही काबिल हो सकता है और एक दिन शायद मुझसे भी ज़्यादा काबिल बन के सामने आ सकता है। हमको लग रहा है यशी होगी आपसे ज़्यादा काबिल तो है। आई विश आपके तो मुंह भाई में- जनता में अगर किसी को लगता है कि वो एक अच्छे स्टूडेंट बन सकता है तो हमारे पास एक अच्छी टीचर है। संकल्प जरूर लेना पड़ेगा, लेकिन मैम के संकल्प साथ भी लेना आपको। पड़ेगा, नियम भी आपको साधने पड़ेंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर जब तक आप अपने आप को इतना खाली नहीं कर देते कि आपके अंदर, मैं एक छोटी सी, बहुत थोड़ा लंबा है लेकिन एक छोटी सी स्टोरी ज़रूर सुनाना चाहूँगी। एक बहुत बड़ा तूफान आया और एक गुरु और एक शिष्य उस तूफान में फंस गए। अब वो बीच में मध्य में खड़े हुए थे और बहुत तेज़ तूफान आ रहा था और उनको बिजली की रोशनी के अंदर दिखाई दिया कि अगर हम कूद गए ना तो हम एक धरातल पर खड़े हो पाएंगे, मतलब धरती पर एक बैलेंस जगह पर खड़े हो पाएंगे। तो गुरु ने बहुत बार अपने शिष्य से कहा, मेरा हाथ पकड़ो जोर से, मेरा हाथ पकड़ो जोर से, अपन कूदेंगे उधर, आप मेरा हाथ पकड़ो जोर से, अपन कूदेंगे उधर। तो गुरु ने इतनी बार कहा अपने शिष्य से, पर शिष्य ने सुना नहीं, उसने सुना ही नहीं कि गुरुजी बार बार मुझे कह रहे हैं कि मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। गुरु को बहुत तेज गुस्सा आया कि एक तो इतना तूफान आ रहा है, अगर नहीं कूदे तो मर जाएंगे इसके अंदर अपन। तो उन्होंने क्या किया, अपने शिष्य का हाथ पकड़ा जोर से और उसको लेकर कूद गए। जब सब कुछ शांत हो गया, सारा माहौल ठीक हो गया, सुबह हो गई, दिन निकल आया, तो गुरु ने बड़े क्रोधित होकर अपने शिष्य से कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था मेरा हाथ पकड़ो, तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ा? तो शिष्य ने पता है क्या जवाब दिया, गुरुजी मैं हाथ पकड़ता ना तो डर के मारे छोड़ देता, आपने हाथ पकड़ा था, विश्वास है आप कभी नहीं छोड़ते। वाह। तो एक शिष्य को सबसे पहले अपने अंदर जो चीज़ देने की ज़रूरत है ना, इट्स नॉट अ फी कि आप सिर्फ पैसे से अपनी शिक्षा को प्राप्त करना चाह रहे हैं। आपको सबसे पहले जो देने की ज़रूरत है अपने गुरु को, वो है समर्पण। मैं एक खाली पात्र बन के आ गया हूँ, मैं एक मिट्टी हूँ, अब आप इसको कैसे और क्या आकार देकर क्या बनाएंगे ये आपके ऊपर है, करते चले जाइए, मैं आपका साथ दे रहा हूँ। मैं इसको इसलिए सिखा पाई क्योंकि इसने मुझसे कभी क्वेश्चन नहीं किया। मम्मी ने अगर ये कह दिया है कि जब तक यशी 11 माला जाप नहीं होंगे तब तक तुम आसन नहीं छोड़ोगी, तो यशी को दर्द है, भूख लगी है, प्यास लगी है, यशी वो आसन नहीं छोड़ेगी। यशी मैगी नहीं खानी तो नहीं खानी, क्यों नहीं खानी, किस लिए नहीं खानी, उस बात पे तर्क वितर्क ही नहीं हुए। तो हर एक गुरु को ना शिष्य राम जैसे चाहिए, सही बात। तभी बात बन पाती है। तो मुझे तो दिखते हैं आपके अंदर राम, आप कब बनेंगे ये पता नहीं। चलिए, चलो दोस्तों, और ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, रावण को राम बनाना। बहुत ज्यादा बड़ा, मुझे लग रहा है नामुमकिन। मैंने हिम्मत नहीं हारी, आप हाँ करो। तो ऑडियंस कमेंट करी क्या वो हमें राम जी बनते देखना चाहेंगे या नहीं, तो कमेंट कर दो दोस्तों। और ऑफ कोर्स अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो ज़रूर कमेंट करिए कि मैम के साथ हम एक और पार्ट शूट करें। हालांकि मैम के पास इतना ज़्यादा कंटेंट है जो हमें बीच बीच में टीजर देखने को मिल जाता है, तो हम इनको बार बार बुलाते रहेंगे आपके लिए। पर अगर आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो इसको शेयर ज़रूर करिए। आपको लगता है जिन लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए उन तक पहुंचाइए। और मैं जनता से ये बोलूँगा कि आपकी अगर लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, आपको लगता है कि हाँ भाई मैम वो सॉल्व कर सकते हैं, प्लीज़ मैम को, यशी को रीच आउट करें। लिंक इनका डिस्क्रिप्शन में, सभी इंस्टाग्राम नंबर, वेबसाइट एंड एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। एंड हमको भी सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपको नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, जय श्री जय श्री जय श्री कृष्णा। अरे अभी जाइए मत, पॉडकास्ट खत्म नहीं हुआ है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, हमारी जो ये कपड़े पहने हुए आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट से realitstore.com। और ये मल्टीपल कलर्स एंड मल्टीपल डिजाइन के साथ अवेलेबल है, टी शर्ट, हुडी, स्वेट शर्ट एंड एवरीथिंग। तो जरूर जाइए, यूनिसेक्स है, मेल फीमेल दोनों पहन सकते हैं भाई। नया साल आने वाला है, जाके अपने दोस्तों को, फैमिली को गिफ्ट करें। एंड दैट इज इट। मिलते हैं, बाय बाय।